ओके स्टूडेंट्स, वेलकम टू SP स्मार्ट। बच्चे, मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊँगा। केमिस्ट्री जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है अगर आप इसे रेगुलर एंड सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ो। ठीक है, रेगुलर एंड सिस्टमेटिक तरीके का मतलब है इसमें थोड़ा सा भी कैजुअल अप्रोच नहीं रखना है। मतलब जो हम लोग पढ़ रहे हैं, क्लास में पढ़ रहे हैं, ये सारा चीज़ जाके आपको रिवाइज करना है। जितना भी क्लास में पढ़ा है वो सारा रिवाइज करना है, और अगर कोई होमवर्क है तो उसे कंप्लीट करना है, और नहीं है तो जो पढ़ा है उसे रिवाइज करना है। और अगर ज़्यादा टाइम बच गया तो नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग पढ़ेंगे उसे एक बार देख लें। ठीक है, और नहीं देख पाए तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में उसे हम लोग रिवाइज कर लेंगे। तो इस तरह से अगर आप स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक फॉलो करोगे तो केमिस्ट्री सबसे आसान सब्जेक्ट होगा। और जो ये केमिस्ट्री है इसका रोल बोर्ड के एग्ज़ाम में तो है ही। बोर्ड में तो ये 100 मार्क्स का होता ही है, 70 का थ्योरी प्लस 30 का प्रैक्टिकल। इसके साथ साथ जो हमारे कॉम्पिटिटिव के एग्ज़ाम हैं, जैसे जेई का है या नीट का है, तो मान लो जेई का एग्ज़ाम है, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ आता है। तीनों में सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट केमिस्ट्री है। सिमिलरली नीट में तो सबसे ज़्यादा बायो के क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए बायो में ज़्यादा स्कोर आता है। और फिजिक्स और केमिस्ट्री में देखोगे तो केमिस्ट्री की स्कोरिंग ज़्यादा होती है। इसका रीज़न ये है, जो केमिस्ट्री है ये हमारा कंसेप्चुअल भी है, न्यूमेरिकल बेस्ड भी है और थ्योरेटिकल भी है। इसमें तीनों टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। और कंसेप्ट भी जो है सिंपल कंसेप्ट होते हैं, छोटे छोटे कंसेप्ट होते हैं। और थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो जल्दी सॉल्व हो ही जाएगा अगर वो ऑब्जेक्टिव में आएगा। और न्यूमेरिकल भी जो होता है जब बहुत ज़्यादा टिपिकल, मतलब एज्यूम करने वाला नहीं होता है। इस टाइप का होता है कि आपने फार्मूला पुट किया, आपका आंसर आ जाएगा, या एक से दो फार्मूला या 3 फार्मूला लग जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा मतलब आपको एज्यूम करने के लिए, सपोज करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इसीलिए इसके क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाते हैं और ये सब्जेक्ट स्कोरिंग होता है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा भी हमें कैजुअल अप्रोच नहीं लेना है, आराम से मतलब धीरे धीरे करके पढ़ना है और सेम पैटर्न फॉलो करना है स्टार्टिंग से लास्ट तक। मतलब जो पढ़ा क्लास में रिवाइज करना है, जो होमवर्क है उसे कंप्लीट करना है। ठीक है, उसके बाद जैसे हमने एक वीक में जो पढ़ा, उसके बाद जो संडे आता है, संडे को छोड़ नहीं देना। संडे को जो भी हमने वीक में पढ़ा है 6 डेज, वो सारा रिवाइज कर लेना है, जिससे हम लोग भूल ना जाए पहले जो पढ़ा है। मतलब पिछले जो हमने पढ़ लिया है उसे भी हम लोग साथ साथ रिवाइज करते जाएंगे। ठीक है, तो केमिस्ट्री में हम लोग स्टार्टिंग सिलेबस से ही नहीं कर रहे हैं। हम लोग सिलेबस स्टार्ट करने से पहले 7 डेज का या अप टू 10 डेज का, 7 to 10 डेज का ब्रिज कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। ब्रिज कोर्स का मतलब है अभी तक जो हमने 10th क्लास तक पढ़ा है, 10th तक पढ़ा है, उसमें से जिस टॉपिक का भी यूज हमें 11th एंड 12th के सिलेबस में आएगा उसे हम लोग पहले रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, इसे रिवाइज करने के बाद हम लोग 11th का सिलेबस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ब्रिज कोर्स में हमने कुछ टॉपिक्स सेलेक्ट किया है, वो सारे टॉपिक हम लोग स्टडी करेंगे। और जो इंट्रोडक्शन है केमिस्ट्री का वो करेंगे, उसके बाद हम अपना सिलेबस स्टार्ट करेंगे डेली वाइज। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में केमिस्ट्री का जो इंट्रोडक्शन है हम लोग वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन से पहले हम लोग साइंस देख लेते हैं, साइंस क्या होता है, साइंस का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो सबसे पहले साइंस जो है ये वर्ड इंग्लिश का है, लेकिन ये डिराइव्ड वर्ड है, लैटिन वर्ड है। लैटिन वर्ड होता है साइंटिया, एक हमारा लैटिन वर्ड है और ये है साइंटिया। साइंटिया का मीनिंग होता है नॉलेज। मतलब साइंस का मतलब ही है नॉलेज, साइंस का मतलब ही है नॉलेज। तो जो सिस्टमेटिक नॉलेज है, जो सिस्टमेटिक नॉलेज जो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं नेचर से बाय एक्सपेरिमेंट या ऑब्जर्वेशन, जैसे न्यूटन था, उन्होंने ऑब्जर्व किया जो एप्पल है वो नीचे गिर रहा है। उसी तरह कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो एक्सपेरिमेंट से या ऑब्जर्वेशन से जो नॉलेज हमने गेन किया है, दैट इज़ नोन एज साइंस। इसको हम लोग इसी तरह से डिफ़ाइन करेंगे। तो हमने साइंस को डिफ़ाइन किया है, इट इज़ डिफाइंड एज सिस्टमेटाइज्ड, मतलब सिस्टमेटिक नॉलेज होना चाहिए, सिस्टमेटाइज्ड नॉलेज गेन्ड बाय मैनकाइंड। मतलब जो साइंस है ये जो इंसान है यही पढ़ते हैं, जो बाकी सारे जीव जंतु हैं, मतलब एनिमल्स है, प्लांट्स हैं, ये तो साइंस पढ़ते हैं नहीं हैं। तो जो सिस्टमेटाइज्ड नॉलेज, मतलब सिस्टमेटिक नॉलेज मैनकाइंड ने गेन किया है, कैसे गेन किया है, या तो किसी ऑब्जर्वेशन से
या एक्सपेरिमेंटेशन से, उसे ही हम लोग साइंस बोलते हैं। अब साइंस के डिफरेंट पार्ट्स हैं, जिसमें कि हमारा फिजिक्स आ जाता है, केमिस्ट्री आ जाता है, बहुत सारे पार्ट्स हैं इसके, बायोलॉजी आ जाता है, एट्सेट्रा, और भी बहुत सारे पार्ट्स हैं। ठीक है, साइंस आजकल तो साइंस में सोशल साइंस, जियोलॉजी, सब वो साइंस में रखा गया आजकल। ठीक है, तो हमें सारे से मतलब नहीं है, जो हमारे में हमें पढ़ना है केमिस्ट्री, तो हम लोग केमिस्ट्री के बारे में ही देखेंगे। तो जो केमिस्ट्री है, इसमें हम लोग मैटर के बारे में पढ़ेंगे, स्टडी ऑफ मैटर, और मैटर के कंपोजिशन, मतलब मैटर किससे बना है, मैटर की क्या प्रॉपर्टीज़ है, और इसमें क्या क्या चेंज होता है रिलेटेड टू इट्स कंपोजिशन और एनर्जी, जब ये डिफरेंट रिएक्शंस वगैरह करते हैं, डिफरेंट प्रोसेस में ये इन्वॉल्व होता है, तो इसमें क्या चेंज होता है, वो सारे हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो हम लोग केमिस्ट्री को भी अभी यहाँ पे डिफ़ाइन कर लेते हैं। हमने यहाँ पे केमिस्ट्री को डिफ़ाइन करके लिख भी दिया है। इट इज़ डिफाइंड एज ब्रांच ऑफ साइंस, मतलब जो केमिस्ट्री है ये साइंस का ही एक ब्रांच है, जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं मैटर के बारे में, विच डील्स विथ स्टडी ऑफ मैटर, इट्स कंपोजिशन, उसके कंपोजिशन के बारे में, मैटर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, और जो चेंजेज होगा उसके कंपोजिशन एज वेल एज एनर्जी ड्यूरिंग वेरियस प्रोसेस। जो बहुत सारे प्रोसेस होंगे, केमिकल रिएक्शन होंगे, जो भी प्रोसेस होगा या फिजिकल चेंज होगा, उसमें जो चेंजेज होगा वो सारी चीज़ें हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो इसीलिए लिखा इट इज़ डिफाइंड एज ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ मैटर, मैटर के बारे में ही मेन हमें पढ़ना है। और मैटर क्या होता है अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, केमिस्ट्री के जो इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद। इट कंपोजिशन, इट्स प्रॉपर्टीज एंड द चेंजेज विच इट अंडरगोज इन कंपोजिशन, मतलब कंपोजिशन का मतलब है जिससे वो बना है। जैसे हम लोग CO2 बोल रहे हैं, तो इसकी कंपोजिशन क्या है, CO2 किससे किससे बना है, कार्बन से एंड ऑक्सीजन से। तो इसकी कंपोजिशन में आ गई कार्बन एंड ऑक्सीजन, कार्बन कितने हैं 1, ऑक्सीजन कितने हैं 2, ये सारी चीज़ें इसकी कंपोजिशन में आ जाएगी। एनर्जी, एनर्जी का मतलब है जैसे हम लोग कार्बन को बर्न किए ऑक्सीजन के साथ, तो नया ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, नया प्रोसेस, नया कंपाउंड बन गया CO2, कार्बन को ऑक्सीजन के साथ बर्न करेंगे तो CO2 बनेगा। तो ये एक प्रोसेस हो गया, केमिकल रिएक्शन हो गया, एक प्रोसेस हो गया। अब इसमें एनर्जी भी चेंज होगा, एनर्जी रिलीज होगी, तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी, या किसी प्रोसेस में एनर्जी एब्जॉर्ब होता है। जैसे हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, इसे अगर हम लोग हीट करें, जैसे अभी हमने एक एग्जांपल बताया, कार्बन है, इसे ऑक्सीजन के साथ बर्न करें तो CO2 बनेगा। इस रिएक्शन को हम लोग कंबसन भी बोलते हैं, कंबसन ऑफ कार्बन। तो इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी को हम लोग डेल्टा H से लिखते हैं, इसे डेल्टा बोलते हैं और ये H, इसका मतलब है इसमें एनर्जी रिलीज हो रही है, और इसकी वैल्यू जो है निगेटिव आएगी। मान लेते हैं X किलो जूल आया, ठीक है, X की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है। तो इसमें क्या हो गया, जैसे हमने कार्बन लिया, ऑक्सीजन लिया, प्रोसेस हुआ, रिएक्शन करवाया, CO2 बन गया, तो एक नया कंपाउंड बन गया और इसमें एनर्जी X आया। अब इसके कंपोजिशन के बारे में भी हम लोग पढ़ सकते हैं। CO2 का कंपोजिशन क्या है, कार्बन है एंड ऑक्सीजन है, कार्बन एक एटम है, ऑक्सीजन 2 एटम है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। और एनर्जी के लिए हम लोग और भी चीज़ें पढ़ सकते हैं, जैसे कि हमने अभी बोला कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट है, इसे अगर हम लोग हीट करते हैं तो आपने पढ़ा होगा ये कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, तो प्लस डेल्टा H होती है, और डेल्टा H की वैल्यू हम लोग लिखते हैं प्लस X किलो जूल। अगर यहाँ पे माइनस X लिखा है, इसका मतलब है एनर्जी रिलीज होती है। अगर केमिस्ट्री में निगेटिव साइन लगा हो एनर्जी में, तो इसका मतलब है एनर्जी रिलीज हो रही है, और अगर पॉजिटिव साइन लगा हो तो इसका मतलब होता है एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। तो यहाँ प्लस X लिखें मतलब X किलो जूल एनर्जी देंगे, और यहाँ माइनस X लिखा है मतलब ये रिएक्शन होगा तो X किलो जूल एनर्जी रिलीज होगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। इसके साथ साथ अगर आप NCERT का बुक देखोगे 11th का, तो NCERT के बुक में जैसे निकालोगे यूनिट 1 सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री है, उसमें सबसे पहले आपको केमिस्ट्री का ही डेफिनेशन मिलेगा, जो कि रोआल्ड हॉफमैन ने दिया था। उसने बोला था केमिस्ट्री जो है साइंस ही है, किसका साइंस है, मॉलिक्यूल्स का और उसके ट्रांसफॉर्मेशन का। मॉलिक्यूल और उसका ट्रांसफॉर्मेशन, एक मॉलिक्यूल दूसरे में कैसे कन्वर्ट हो जाता है। ये किसी 100 या 200 एलिमेंट का साइंस नहीं है, ये इनफाइनाइट वैरायटी ऑफ मॉलिक्यूल्स जिससे वो बना है उसकी साइंस है।
मतलब मॉलिक्यूल किससे बना होगा, एलिमेंट से। तो इसमें 100 या 200 हम लोग एलिमेंट के बारे में नहीं पढ़ेंगे, बहुत सारे एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे जिससे मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो ये डेफिनेशन भी मैं आपको लिख के एक्सप्लेन करता हूँ। तो हमने यहाँ पे रोवाल्ड हॉफमैन जो साइंटिस्ट था, इसने केमिस्ट्री को जो डिफ़ाइन किया वो बताया है, केमिस्ट्री इज़ द साइंस, ये भी एक साइंस का भी पार्ट है, ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स का साइंस। मॉलिक्यूल्स साइंस का मतलब क्या है, नॉलेज, मॉलिक्यूल्स का नॉलेज एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन, और उसके ट्रांसफॉर्मेशन मतलब एक मॉलिक्यूल दूसरे में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे अभी हमने रिएक्शन लिया था ऊपर, जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है इसको हीट किया तो CaO और CO2 में कन्वर्ट हो गया, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट जो है 2 मॉलिक्यूल कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में कन्वर्ट हो गया। सिमिलरली कार्बन है, ऑक्सीजन है, कंबाइन करके CO2 बना लिया। तो एक मॉलिक्यूल का ट्रांसफॉर्मेशन दूसरे मॉलिक्यूल्स में हो सकता है, ठीक है। इट इज़ द साइंस नॉट सो मच ऑफ दी 100 एलिमेंट्स, ये कोई 100-200 एलिमेंट्स का साइंस नहीं है, बट इनफाइनाइट, मतलब इनफाइनाइट बहुत सारे वेराइटी ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट मे बी बिल्ट फ्रॉम देम, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का साइंस है, और जो डिफरेंट एलिमेंट्स से बने होते हैं। और ये दिया था किसने, रोवाल्ड हॉफमैन ने। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में केमिस्ट्री का क्लासिफिकेशन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। तो अभी तक जो आपने पढ़ा है 10th तक, इसमें आपने बस एक साइंस पढ़ा होगा, और साइंस में ही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सारा कुछ मिक्स कर दिया, मतलब एक साथ पढ़ते थे हम लोग सारा। अब जब 11th-12th में आए तो आपके सारे पार्ट अलग हो जाएंगे, फिजिक्स अलग, केमिस्ट्री अलग, बायो अलग, सारे पार्ट अलग अलग हो जाएंगे। तो मैं तो सिर्फ आपकी केमिस्ट्री की बात करूँगा। केमिस्ट्री में भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जो हम लोग 11th और 12th में पढ़ेंगे। उसमें एक आएगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री एंड न्यूक्लियर केमिस्ट्री, ठीक है। इसके अलावा और भी केमिस्ट्री है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है, बायो केमिस्ट्री है। तो थोड़ा थोड़ा करके हम लोग एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो जो मेन हम लोग पढ़ते हैं उसमें हमारा आ जाता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग जो है पढ़ते हैं कंपाउंड्स के बारे में, और जो एलिमेंट से बना होगा एक्सेप्ट कार्बन, कार्बन के अलावा दूसरे एलिमेंट से जो कंपाउंड बना होगा वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसमें कुछ कंपाउंड इनऑर्गेनिक में आ जाते हैं जो कार्बन से बने हैं, जैसे कि CO2 है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट है। इसके अलावा जितने भी कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से होते हैं। जो भी कार्बन के कंपाउंड हैं मैक्सिमम, जो हमने कुछ नेम बताए इसको छोड़ के, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म से आते हैं। और जो कंपाउंड लिविंग ऑर्गेनिज्म से आते हैं उसे हम लोग ऑर्गेनिक बोलते हैं। और आजकल कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है नॉन लिविंग से ही बनाए जाते हैं। वो जब मैं ऑर्गेनिक पढ़ाऊँगा तो उसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे, रिएक्शन के साथ डिस्कस करेंगे। अभी मैं शॉर्ट में सारे ब्रांच डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला ब्रांच जो है दैट इज़ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, शॉर्ट में इसे अगर डिफ़ाइन करें तो ये जो है हमने बोला, इसमें हम लोग स्टडी करेंगे कंपाउंड्स के बारे में एक्सेप्ट कार्बन एलिमेंट। और इसमें जो कंपाउंड्स आते हैं मेन मिनरल्स आते हैं जो कि हमें अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं। तो हमने यहाँ पे डेफिनेशन भी लिख दिया, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का ही ब्रांच है विच डील्स विथ कंपाउंड्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट कार्बन। कार्बन को छोड़ के, कार्बन के कंपाउंड को छोड़ के जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे एलिमेंट्स का कंपाउंड हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। किसमें? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और मेन इसमें हमारे मिनरल्स आएंगे, जैसे हमारे आयरन के मिनरल्स हो गए, Fe2O3 हो गया, Fe3O4 हो गया, MgCO3 हो गया, एट्सेट्रा। जो भी मिनरल्स हैं मेनली यही आएगा, और इससे डिराइव्ड सब्सटेंस भी आएगा। ये सारे हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो दूसरा मेन टाइप आता है वो आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारा केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग कार्बन के कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। मतलब जो कार्बन के कंपाउंड्स होंगे, मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से आए होंगे, ऐसा कंपाउंड जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से आएगा। जैसे कि मेनली इसमें हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव आते हैं। हाइड्रोकार्बन वो कंपाउंड होता है
जो कार्बन एंड हाइड्रोजन से बना होता है। नेम से भी पता चल रहा है, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, कार्बन मतलब कार्बन। जो हाइड्रोजन और कार्बन से बना होगा उसे हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। और इसके डेरिवेटिव, हाइड्रोकार्बन में जो हाइड्रोजन है उसमें से एक हाइड्रोजन या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन को हटा के अदर एलिमेंट लगा दें तो उसे उसका डेरिवेटिव बोलेंगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन्स। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन में सिंबल लिख देता हूँ कार्बन का C। और इसमें जो मेनली आएंगे, मेनली हाइड्रोकार्बन्स एंड इट्स डेरिवेटिव्स। अब हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? जो कंपाउंड हाइड्रोजन और कार्बन से बना होगा। जैसे हमारा एक मीथेन ले लेते हैं, मीथेन हाइड्रोकार्बन है क्योंकि ये सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से बना है। और इसकी डेरिवेटिव की बात करें, जैसे कि मीथेन है, कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन रहने देते हैं, एक हाइड्रोजन को हटा के क्लोरीन लगा देते हैं, तो ये हो गया डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो इस टाइप के कंपाउंड की स्टडी हम लोग करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट ब्रांच आता है वो आता है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में देखो, जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ये केमिस्ट्री का मेन पढ़ने के लिए बोलोगे तो थियोरेटिकल है और कुछ कंसेप्चुअल है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेन चीज़ आपको कंसेप्चुअल आएंगे और कुछ थ्योरी भी आएंगे। फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल बेस्ड आएंगे। अच्छा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग एक चीज़ और बोलते हैं, परटेनिंग टू लाइफ। मतलब इसमें लाइफ मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में ज़्यादा स्टडी करते हैं, उसके बारे में हम लोग परटेन करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और फिजिकल केमिस्ट्री में मेन जो आते हैं हमारे न्यूमेरिकल्स आते हैं और कुछ प्रिंसिपल्स आते हैं, लॉज ऑफ रिएक्शंस आते हैं, लॉ ऑफ कॉम्बिनेशंस आते हैं। तो इसको हम लोग डिफाइन करते हैं ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ एक्सप्लानेशन ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल। जैसे कि डाल्टन्स लॉ है, जो फंडामेंटल लॉज हैं, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट था, बोर मॉडल था, जो फंडामेंटल लॉज है, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, ये सारे डिस्कस करेंगे। बहुत सारे केमिकल फेनोमेना को हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे, मतलब केमिकल रिएक्शन सिंपल जो होते हैं, जैसे कि अभी हमने बताया कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके CO2 बना लिया, तब कितने CO2 बनेंगे, ये सारी चीज़ देखेंगे। और ये मेन जो है जो लॉज होते हैं कॉम्बिनेशंस के, जैसे कि कार्बन और ऑक्सीजन CO2 बना, तो इसमें मतलब कितने CO2 बनेंगे, किस लॉ के अकॉर्डिंग बनेंगे, कौन कौन सा लॉ फॉलो होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो हम इसका डेफिनेशन भी आपको लिख के बता देते। तो हमने डिफाइन कर दिया यहाँ पे, इट डील्स विथ एक्सप्लानेशन ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है जो वेरियस केमिकल फिनोमेना, जो वेरियस केमिकल रिएक्शंस में आते हैं। उसके बाद जो लॉज हैं, जैसे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन हम लोग डिस्कस करेंगे 11th में। जितने भी लॉज हैं केमिकल रिएक्शंस में या कंपाउंड के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे थ्योरी हैं, बोर्स एटॉमिक थ्योरी, रदरफोर्ड थ्योरी, जो भी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, जो भी थ्योरी हैं। और ये सारे थ्योरी जो है बाकी ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री में भी अप्लाइज होते हैं, जैसे कि इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, एनालिटिकल केमिस्ट्री, सारे जगह पे ये अप्लाई होगा। तो फिजिकल केमिस्ट्री का यूज हर जगह आएगा, चाहे ऑर्गेनिक पढ़ो, इनऑर्गेनिक पढ़ो, जहाँ पे पढ़ो फिजिकल केमिस्ट्री का यूज आपको आएगा ही आएगा। ठीक है, इसके बाद जो हमें पढ़ना है दैट इज़ एनालिटिकल केमिस्ट्री। इसे हम लोग एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये हम लोग प्रैक्टिकल में पढ़ते हैं। तो ये है हमारा एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री हमने अभी बताया, हम लोग प्रैक्टिकल में ज़्यादा इन्वॉल्व करते हैं। और थ्योरी में बोर्ड में तो नहीं आएगा, लेकिन कॉम्पिटिटिव थ्योरी जैसे जेई मेन है, जेई एडवांस है, नीट के एग्ज़ाम्स है, उसमें इससे क्वेश्चंस आते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं प्रैक्टिकल के। और इसे अगर हम लोग डिफ़ाइन करेंगे तो इसमें हम लोग क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस पढ़ेंगे। क्वालिटेटिव क्या होता है, जैसे हमारे पास कोई कंपाउंड है, हमें नहीं पता है कौन सा कंपाउंड है। जैसे और केमिस्ट्री में सॉल्ट पढ़ोगे तो मैक्सिमम सॉल्ट वाइट होता है, देखने में सब एक ही जैसा लगेगा। तो इसमें कौन सा सॉल्ट है, कौन कौन से एलिमेंट हैं, ये जो फाइंड आउट हम लोग करते हैं दैट इज क्वालिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, अब हमने फाइंड आउट कर लिया कौन सा सॉल्ट है, अब इसमें कौन से एलिमेंट कितने हैं, इसका अमाउंट जो फाइंड आउट करेंगे दैट इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस।
तो एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम लोग क्या स्टडी करते हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो हम लोग शॉर्ट में लिख देते हैं यहाँ पे भी, इट डील्स विथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस को हम लोग एनालिटिकल केमिस्ट्री में देखेंगे। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट आएगा हम लोग देखेंगे न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम लोग न्यूक्लियर रिएक्शन, जैसे कि न्यूक्लियर फिजन है, न्यूक्लियर फ्यूजन है, ट्रांसम्यूटेशन है, ये सारी चीज़ हम लोग देखेंगे न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। न्यूक्लियर केमिस्ट्री, तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री जैसा कि हमने बताया अभी, बोर्ड के सिलेबस से, जेई मेन के सिलेबस से एंड जेई एडवांस के सिलेबस से इसे हटा दिया गया है। सॉरी, जेई एडवांस में रखा गया है, जेई मेन, नीट और बोर्ड ये तीनों से हटा दिया गया है। तो जेई एडवांस के लिए पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग डिफाइन कर लेते हैं, इट डील्स विथ न्यूक्लियर रिएक्शन, इट डील्स विथ न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन। और न्यूक्लियर रिएक्शन में हमारे न्यूक्लियर फिजन आ जाते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन आ जाते हैं, ट्रांसम्यूटेशन आ जाते हैं, जैसे सन में होता है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बना लेता है। तो इस टाइप के रिएक्शन हम लोग न्यूक्लियर केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। इसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। और भी बहुत सारे ब्रांच हैं, एक दो और देख लेते हैं हम लोग। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री जो है, इसमें हम लोग मेन जो डिस्कस करेंगे इंडस्ट्रियल प्रोसेस को करेंगे। जैसे कि हमारा अमोनिया का प्रिपरेशन करना है, अमोनिया होता है NH3। अमोनिया हम लोग कैसे बनाते हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से बनाते हैं, और इस प्रोसेस को हम लोग हेवर्स प्रोसेस बोलते हैं। तो ये भी हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। इंडस्ट्री में जैसे बाकी सारे सोप बनाते हैं, सिंपल एग्जांपल लेते हैं, सोप बनाते हैं। सोप कैसे बनाते हैं, जो फैटी एसिड होते हैं, ठीक है, फैटी एसिड मतलब ऑर्गेनिक एसिड है, फैटी एसिड मतलब अगर हम लोग केमिकल में बोलें तो लार्ज चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब कार्बन कार्बन का चेन होगा, बहुत बड़ा चेन होगा, 10-15 कार्बन का चेन होगा, लास्ट में COOH होगा। इसका रिएक्शन NaOH या KOH से करते हैं तो हमारा सॉल्ट बनता है, ठीक है ना। तो सॉल्ट जो बनता है वो सोप के फॉर्म में होता है, और सोप बहुत तरह के सोप बनाते हैं, फिर डिटर्जेंट्स बनाते हैं। तो ये सारे जो है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर आता है। तो इट डील्स विथ केमिस्ट्री इन्वॉल्व इन इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, इसमें हम लोग लिख सकते हैं, इट डील्स विथ केमिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोसेस, इंडस्ट्रियल प्रोसेस। जैसे कि हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करते हैं, तो सल्फ्यूरिक एसिड का कैसे प्रिपरेशन करते हैं, कॉन्टैक्ट प्रोसेस से करते हैं, HNO3 का ओसवाल्ड प्रोसेस से करते हैं। ये सारे हम लोग पढ़ते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में। इसके बाद एक और ब्रांच पढ़ लेते हैं हम लोग, बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं, ये भी केमिस्ट्री का ही ब्रांच है। इसमें हम लोग केमिकल चेंज के बारे में पढ़ते हैं, जो हमारे बॉडीज़ में या लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज़ प्लांट्स या एनिमल्स के बॉडीज़ में होता है। तो इसे हम लोग लिख लेते हैं पहले, बायो केमिस्ट्री। बायो केमिस्ट्री को भी हम लोग डिफ़ाइन कर लेते हैं। तो इसे भी हमने डिफ़ाइन कर दिया, इट डील्स विद द केमिकल चेंजेस गोइंग ऑन द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब जैसे कि हमारा प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया। तो ये मेन ब्रांच हमने देखा। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे ब्रांच हैं केमिस्ट्री के, जैसे कि जियो केमिस्ट्री हो गया, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री हो गया, मेडिसिनल केमिस्ट्री हो गया, सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री हो गया, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री हो गया। ऐसे बहुत सारे ब्रांच हैं केमिस्ट्री के। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के क्या क्या इम्पोर्टेंस है हमारे डेली लाइफ में। हर जगह आपको केमिस्ट्री दिखेगा, तो कुछ पॉइंट्स जो इम्पोर्टेंट हैं मैं 1 बाय 1 करके डिस्कस कर देता हूँ। तो सबसे पहला जो इसका इम्पोर्टेंस है, बहुत सारे मेडिसिन्स हम लोग बनाते हैं केमिकल रिएक्शंस करा के, बहुत बड़ा यूज है। जो लाइफ सेविंग ड्रग्स वगैरह है वो हम लोग इससे बनाते हैं केमिस्ट्री से, केमिकल रिएक्शन करा के। तो हम लोग लिख सकते हैं फर्स्ट इसका जो इम्पोर्टेंस है, केमिस्ट्री इन मेडिसिन्स, ये लिख सकते हैं, केमिस्ट्री इन मेडिसिन्स। बहुत सारे लाइफ सेविंग ड्रग्स है, जैसे कि सिस्प्लेटिन होता है,
और टेक्सोल होता है। सिसप्लेटिन मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ोगे, जो प्लेटिन है इसके 2 आइसोमर होते हैं, सिस और ट्रांस। तो उसमें जो सिस आइसोमर है इसका, जिसे सिसप्लेटिन बोलते हैं, और टेक्सोल है, इसका कैंसर थेरेपी में यूज करते हैं। एजेटी एजिडोथाइमिडीन जो ड्रग है, जिसको शॉर्ट में हम लोग एजेटी बोलते हैं, इसको एड्स के लिए यूज किया जाता है। इसके बाद बहुत सारे जैसे एंटीसेप्टिक्स हैं, किसी को कट लग गया, कुछ लग गया, तो उसके लिए एंटीसेप्टिक यूज करते हैं। एनाल्जेसिक यूज करते हैं, अगर किसी को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो पेन किलर देते हैं। पेन किलर तो हम लोग कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं, वो एनाल्जेसिक होता है। जैसे कि एस्प्रिन है, तो एस्प्रिन भी हम लोग केमिकल्स से बनाते हैं। इसके अलावा डिसइंफेक्टेंट्स हैं जो कि आजकल हम लोग यूज करते हैं सैनिटाइज करने के लिए। जर्मिसाइड्स हैं, एंटीबायोटिक है, सिंथेटिक विटामिन्स है, जो कि विटामिन्स के गोली हम लोग आजकल खाते हैं इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। ये सारे हम लोग केमिकल रिएक्शन से बना सकते हैं। तो केमिस्ट्री इन मेडिसिन्स बहुत बड़ा इसका इम्पोर्टेंस है। सेकेंड है केमिस्ट्री इन इंडस्ट्री। जो इंडस्ट्री है, आजकल हम लोग सीमेंट वगैरह बनाते हैं, केमिकल रिएक्शन से ही बनाते हैं। हम लोग एस ब्लॉक एलिमेंट्स में पढ़ते भी हैं। केमिस्ट्री इन इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में भी केमिस्ट्री का बहुत ज़्यादा यूज होता है। जैसे कि हम लोग सीमेंट्स बनाते हैं, ग्लास बनाते हैं, सेरामिक्स बनाते हैं, गोल्ड है, आयरन है, सिल्वर है, इसका एक्सट्रैक्शन करते हैं, तो मेटलर्जी से करते हैं। ये तो हम लोग केमिस्ट्री ही यूज करते हैं। इसमें भी हम लोग पेंट्स बनाते हैं, जो कि घर में कलर करने के लिए यूज करते हैं। वार्निश बनाते हैं, डाइज मतलब कलर बनाते हैं, सारा केमिकल रिएक्शन से बनता है। बेकेलाइट बनाते हैं, टेफ्लॉन, पॉलीथीन भी आपको सिंपल आपने पढ़ा होगा, इथीन की पॉलीमराइजेशन से बनते हैं, जो हम लोग पॉली बैग यूज करते हैं। नायलॉन के चप्पल वगैरह पहनते हैं, सैंडल पहनते हैं। डेक्रोन है, ऑरलोन है। सिंथेटिक आपके जो पतले वाले रजाई वगैरह बनाते हो, सारे हम लोग यही यूज करते हैं। केमिस्ट्री यूज होता है, केमिकल रिएक्शंस यूज होता है। इसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंस है, इसका थर्ड इंपॉर्टेंस हम लोग बोल सकते हैं केमिस्ट्री इन एग्रीकल्चर। केमिस्ट्री इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में भी हम लोग इसका यूज करते हैं। एग्रीकल्चर में जैसे कि हम लोग डीडीटी यूज करते हैं इंसेक्टिसाइड्स के लिए। उसके बाद गेमेक्सेन यूज करते हैं। बहुत सारे सामान को कंजर्व करके रखने के लिए हम लोग प्रिजर्वेटिव्स यूज करते हैं, जैसे कि सोडियम बेंजोएट है, सैलिसाइलिक एसिड है, ये सारे जो हैं प्रिजर्वेटिव्स है। इसके अलावा बहुत सारे फर्टिलाइज़र ग्रोथ बनाने के लिए, ग्रोथ में मतलब जो हमारा ये है क्रॉप्स है, उसके ग्रोथ बढ़ाने के लिए फर्टिलाइज़र लाइक यूरिया यूज करते हैं, अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम नाइट्रेट, ऑल आर केमिकल्स, केमिस्ट्री से ही आते हैं। तो हम एग्रीकल्चर में भी बहुत बड़ा रोल है केमिस्ट्री का। इसके बाद जो हमारा एनर्जी सोर्स है, उसमें भी केमिस्ट्री का रोल है। तो हम लोग लिख सकते हैं नेक्स्ट इसका केमिस्ट्री इन एनर्जी रिसोर्सेस। एनर्जी रिसोर्सेस बहुत सारे यूरेनियम का यूज हम लोग केमिकल रिएक्शन से एनर्जी बनाने के लिए करते हैं। उसके बाद पेट्रोलियम आता है, पेट्रोलियम को हम लोग रिफ़ाइन करते हैं, केमिस्ट्री वहाँ पे भी लगाते हैं। उसके बाद कंबसन करते हैं, वहाँ भी केमिस्ट्री लगाते हैं। उसके बाद कोल है, ये सारे जो हम लोग यूज करते हैं, कंबसन वगैरह करते हैं, सारे में केमिस्ट्री यूज होता है, केमिकल रिएक्शन यूज होता है। तो एनर्जी रिसोर्स के लिए भी हम लोग यूज करते हैं। इसके बाद हम अपने कंफर्ट, कन्वेनियंस और प्लेजर के लिए भी केमिस्ट्री यूज करते हैं। जैसे कि हम लोग एसी चलाते हैं, एसी में भी CFC यूज किया जाता है। उसके बाद लिक्विड अमोनिया यूज किया जाता है, SO2 यूज किया जाता है, सारे केमिकल्स हैं। उसके बाद हम लोग सोप यूज करते हैं, कॉस्मेटिक ऑयल यूज करते हैं, परफ्यूम यूज करते हैं, सारे में केमिस्ट्री लगा होता है। ये सारे हमारे कन्वेनियंस, मतलब नेक्स्ट यूज हम लोग लिख सकते हैं केमिस्ट्री इन कंफर्ट, केमिस्ट्री इन कंफर्ट, कन्वेनियंस एंड प्लेजर, इसमें भी हम लोग केमिस्ट्री का यूज करते हैं। तो ये सारे इसके इम्पोर्टेंस है, केमिस्ट्री का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अब इसके बाद हम लोग कुछ छोटा सा 1-2 टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं मैटर भी हमने 10th तक पढ़ा है, तो सही हम लोग रिवाइज कर रहे हैं। तो मैटर ऐसा कोई भी चीज़ जिसके पास मास हो, जो स्पेस ऑक्यूपाई करे और जो रेजिस्टेंस करे, मतलब जैसे
हम कहीं जा रहे हैं, जैसे एयर तेज आ रही है, एयर भी मैटर है, तो हम लोग जा रहे हैं तो एयर हमें अपोज करता है। जैसे आपके हैंड में पेन है तो पेन भी मतलब ऊपर करेंगे तो अपोज करता है, जो हमें अपोज करे, रेजिस्टेंस दे, वो मैटर है। और जिसे हम लोग अपने जो सेंस है, हमारे पास 5 सेंस है, आई है, ईयर है, नोज है, टंग है, स्किन है, इसमें से किसी एक या एक से ज़्यादा सेंस से हम लोग इसे ऑब्जर्व भी कर पाएँ। जैसे कि हमारे पास अभी मोबाइल दिख रहा है तो मोबाइल हम लोग आँख से भी देख पा रहे हैं, इसके पास मास भी है, ये स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहा है, तो ये मैटर हो गया। तो हम लोग इस तरह से मैटर को डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे डिफ़ाइन भी कर दिया, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस, जो स्पेस ऑक्यूपाई करें, मास उसके पास हो, पजेज मास, ऑफर रेजिस्टेंस भी दे, और जिसे हम लोग वन और मोर ऑफ आवर सेंसेस से फील कर सकते हैं, उसे हम लोग मैटर बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमने अभी बोला था एयर, ये भी हमारा मैटर है, वाटर। फिज़िकल एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपके पास मोबाइल है, ये भी मैटर है, एट्सेट्रा, ये सारे हमारे मैटर हैं। अब जो मैटर है मेन 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है, जो हमें सिलेबस में पढ़ना है, पहले उसी को देखते हैं। इसके बाद और भी स्टेट आजकल डिस्कवर हो गया है, प्लाज्मा स्टेट है, सुपर कूल्ड स्टेट है, लेकिन उसे हमें पढ़ना नहीं है, हमें 3 स्टेट्स ही पढ़ने हैं। तो स्टेट्स ऑफ मैटर में जो है हम लोग 3 स्टेट्स पढ़ते हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर। तो जो सबसे पहला स्टेट पढ़ते हैं दैट इज सॉलिड स्टेट। सॉलिड वो सब्सटेंस होता है जिसका अभी तक जो आपने पढ़ा है शेप एंड वॉल्यूम फिक्स्ड होगा, ऐसे मतलब जिसके पास ऐसा लिख सकते हैं हैविंग डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, जिसका डेफिनेट मतलब फिक्स्ड, इसका शेप भी फिक्स होगा, वॉल्यूम भी फिक्स होगा। जैसे आपके हाथ में मोबाइल है तो मोबाइल का शेप और वॉल्यूम फिक्स है, ये चेंज नहीं हो सकता कभी भी। बुक है, शेप और वॉल्यूम फिक्स है, चेंज नहीं हो सकता है, तो ये हमारा हो गया सॉलिड। तो एग्जांपल के लिए आप लिख सकते हो, जैसे बुक है हमारे पास, जैसे कोई भी मेटल तो नहीं लो क्योंकि उसमें मरकरी एक मेटल हो जाता है जो लिक्विड आ जाता है, तो मेटल नहीं लिख सकते हम लोग, आयरन लिख सकते हैं, ठीक है। या अगर वाटर भी अगर सॉलिड कर दो, वाटर सॉलिड मतलब आइस भी हमारा सॉलिड है, ठीक है। H2O सॉलिड फॉर्म में भी होता है, लिक्विड भी होता है, गैस भी होता है, तो आइस जो है सॉलिड है। इसके बाद हमने अभी बोला आपका मोबाइल है, ये सारे सॉलिड स्टेट में एट्सेट्रा। अभी तक हमने ऐसे डिफाइन किया है। इसके साथ साथ इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होती है। जो सॉलिड होता है ना, सॉलिड जैसे कि हमने बोला अभी आयरन, तो उसमें बहुत सारे आयरन एटम होंगे, तो जितने भी आयरन एटम होंगे उसके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, जिसके कारण वो पास होता है और वो सॉलिड स्टेट में होता है। मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इंटर मॉलिक्यूलर या इंटर एटोमिक, मॉलिक्यूलर या बोल सकते हो इंटर एटोमिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, शॉर्ट में हमने लिख दिया इज मोर, ये बहुत ज़्यादा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसका बहुत ज़्यादा होगा। जो लिक्विड है उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होगा, इसीलिए वो मूव कर पाता है। इसके बाद जब स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें हम और भी बताएंगे, ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होना चाहिए और जो टेम्परेचर है वो कम होना चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। ये मैं डिटेल में स्टेट्स ऑफ मैटर में बताऊंगा, अभी आप नहीं समझ पाओगे, तभी इतना ही समझो सॉलिड के बारे में, ठीक है। मतलब डेफिनेट शेप होगा, डेफिनेट वॉल्यूम होगा, और जो जिससे वो बना होगा सॉलिड उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, ठीक है। सेकंड जो होता है वो हमारा लिक्विड है। लिक्विड का भी वॉल्यूम फिक्स होता है, डेफिनेट होता है, लेकिन उसका जो शेप है वो इनडेफिनेट होता है। जैसे हमारा वाटर है लिक्विड, H2OL मतलब लिक्विड स्टेट में है ये, ठीक है, जो हम लोग नॉर्मल टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। या मिल्क है, ये लिक्विड है, क्यों? क्योंकि देखो अगर जैसे वाटर लिए ग्लास में रखेंगे तो ग्लास के शेप का हो जाएगा, बाल्टी में रखते हैं बाल्टी के शेप का हो जाता है, लोट जिसमें रखते हैं जिस कंटेनर में रखते हैं वही उसका शेप हो जाता है, लेकिन वॉल्यूम फिक्स है। अगर 1 लीटर वाटर है, बाल्टी में रखो या किसी दूसरे कंटेनर में रखो, सब में उसका वॉल्यूम 1 लीटर ही रहेगा। मतलब इसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है लेकिन शेप डेफिनेट नहीं होता है। हैविंग
definite volume but not having definite shape, लेकिन इसकी शेप जो है वो डेफिनेट नहीं होगी, तो उसे हम लोग बोलेंगे लिक्विड। एग्जाम्पल के लिए हम लोग ले लेते हैं वाटर को अगर केमिकल फॉर्म में लिखोगे तो H2O लिक्विड, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं इसे। मिल्क हो गया, ऑयल हो गया, एट्सेट्रा, ये सारे जो है हमारे लिक्विड होंगे। और इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इंटरमोलिकुलर या इंटर एटॉमिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो लेस देन सॉलिड होगा। इंटर मोलिकुलर और इंटर एटॉमिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लेस देन सॉलिड, इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड से कम होगा। ठीक है, इसके बाद जो तीसरा स्टेट है उसे हम लोग बोलते हैं गैस। जो गैस है जैसे ऑक्सीजन है, ना तो इसका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है ना ही इसका फिक्स्ड शेप होता है, जिस कंटेनर में रखेंगे उतना ही वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है बहुत कम होता है, तो मॉलिक्यूल आसानी से जो सारा स्पेस है उसे ऑक्यूपाई कर लेता है। तो नाइदर हैव ए डेफिनेट शेप नॉर डेफिनेट वॉल्यूम, लिख सकते हैं इसका, नाइदर हैव ए डेफिनेट शेप नॉर डेफिनेट वॉल्यूम। इसका डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम में से कुछ भी डेफिनेट मतलब फिक्स नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमारा एयर है, वाटर वेपर है, ये सारे हमारे गैसियस स्टेट में होते हैं और इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ही कम होगा। इंटरमोलिकुलर या इंटर एटॉमिक, कुछ भी बोल सकते हो, इंटर एटॉमिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज़ वेरी लेस, बहुत कम होगा, सबसे कम इसी का होता है। ठीक है, अब सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी हमने बोला था हीट करते हैं, टेम्परेचर करते हैं तो सॉलिड से लिक्विड बन जाता है, क्योंकि टेम्परेचर जब देते हैं, हीट जब करते हैं तो जो मॉलिक्यूल है उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट जाता है, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उसका मूवमेंट बढ़ जाता है। और डिटेल में हमने बोला था, इसे स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर है 11th में ही है, उसमें डिस्कस करेंगे। अभी बस आप लोग समझ लो, जो सॉलिड है इससे अगर हम लोग हीट करें तो ये कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में, और लिक्विड को कूल करें मतलब टेम्परेचर घटाएं तो ये बन जाता है सॉलिड। सिमिलरली अगर लिक्विड को हीट करें तो ये बन जाएगा गैस, और गैस को कूल करें तो ये बन जाएगा लिक्विड। ठीक है, और जो हम लोग हीट करते हैं, सॉलिड से जो लिक्विड बनाते हैं, सॉलिड से हमने बनाया, ऐसे लिख देते हैं सॉलिड को, लिक्विड एल, इसको हीट करके बनाया, सॉलिड से लिक्विड बना तो इसे हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग, और जो लिक्विड से सॉलिड बना इसे हम लोग बोलते हैं फ्रीजिंग। ठीक है, और जो लिक्विड से गैस बना इसको बोलते हैं, एरो लगा दो उल्टा, चलो मिटा कर लगा देता है। सॉलिड से जो लिक्विड से जो सॉलिड बना इसे हमने बोला फ्रीजिंग, और लिक्विड से जो गैस बना इसे हम लोग बोलते हैं इवेपोरेशन, और जो गैस से लिक्विड बनाते हैं इसे बोलते हैं हम लोग कंडेंसेशन। ठीक है, और सॉलिड से अगर डायरेक्ट गैस बन रहा है तो इसे हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन। तो ये हमने देखा अभी फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। अब इसके बाद हम लोग मैटर का क्लासिफिकेशन देखेंगे। मैटर दो टाइप के होते हैं, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर, तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।